हाय, माई सेल्फ अनिरुद्ध। दोस्तों, आपको पता है बचपन में मैं और मेरा दोस्त राघव, हम दोनों को टोयोटा की फॉर्च्यूनर कार बड़ी पसंद थी। और खुशी की बात ये कि उसने कल ही एक ब्रांड न्यू ब्लैक कलर की वही टोयोटा की फॉर्च्यूनर कार खरीद ली जिसके हम बचपन में सपने देखा करते थे। अब वो कार उसे ऑन रोड 44 लाख की पड़ी। फिर गाड़ी के सारे राइड्स और सारे लग्जरियस फीचर्स चेक करने के बाद जब मैं उसके एक्चुअली कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन को देख रहा था, तब एनालिसिस के दरमियान बहुत ही अजीब और इंटरेस्टिंग बात मुझे पता चली कि यार गाड़ी की एक्चुअली प्राइस सिर्फ 25,50,000 है। हालांकि उस पर लगने वाला टैक्स ही करीब 28,48,400 रुपीज़ है, जिसकी वजह से कार ऑन रोड 44 लाख होने के बावजूद भी उसे 55 लाख की पड़ी। अब आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल? तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, गाड़ी की बेस प्राइस 25,50,000 रुपीज़ है। फिर उस पर लगने वाला सेंट्रल जीएसटी 14% स्टेट जीएसटी, 22% सेस, 1% ग्रीन सेस, 1% टीसीएस, 10% रोड टैक्स एंड इंश्योरेंस पे लगने वाला 14% जीएसटी। इसकी वजह से गाड़ी की टोटल प्राइस तो ऑन रोड 44 लाख है। हालांकि टोटल टैक्स कलेक्ट करेंगे तो ये 17,48,400 रुपीज़ है। अब ये तो बात हो गई इनडायरेक्ट टैक्स की। हालांकि ये गाड़ी खरीदने के लिए जितनी सैलरी उन्होंने जमा की होगी, उस सैलरी पर ही उन्हें इनकम टैक्स करीब 11 लाख रुपए का लगा है। तो हो जाते ना 28,48,400 रुपीज़ का टोटल टैक्स। ये तो कुछ ऐसी बात हो गई ना कि अपन मंचूरियन के गाड़ी पर जाते हैं, अपने को 30 रुपीज़ का मंचूरियन खरीदना है और इसके लिए अपने को 30 रुपीज़ का नहीं 40 रुपीज़ का चम्मच ही खरीदना पड़ेगा। और शर्त ऐसी है कि वो चम्मच खरीदने के बगैर अपन मंचूरियन भी नहीं खरीद सकते। तो खाने की बात दूर है। तब मुझे पता चला कि नहीं यार, अगर इंडिया के 7.5% जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन करने के बावजूद भी हमें इतना ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो एज अ सिटीजन हमें इंडियन टैक्सेशन सिस्टम के बारे में बेसिक नॉलेज होना एक बहुत ज़रूरी बात है। तो इसलिए हमारा आज का टॉपिक हुआ द टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया। तो सबसे पहला सवाल, व्हाट इज अ टैक्स? अब देखिए, हम इस कंट्री में रहते हैं। इस कंट्री में रहकर हम जो भी चीज़ खरीदते हैं या फिर जो भी प्रॉफिट करते हैं या फिर कोई भी सर्विस का लाभ उठाते हैं, तो उसके ऊपर अपने को कुछ परसेंटेज ऑफ पैसा सरकार को एज अ टैक्स देना पड़ रहा है। अब आप बोलोगे सरकार टैक्स क्यों कलेक्ट करती है? अब देखिए, इंडिया कंट्री की ओवरऑल डेवलपमेंट करना एंड उसके सिटीजन्स को अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, ये सबकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर रहती है। अब कंट्री को ओवरऑल डेवलपमेंट करना क्या? इंडियन डिफेंस सिस्टम को डेवलप करना, जिसमें न्यू मॉडिफाइड राइफल्स खरीदना, न्यू फाइटर जेट्स खरीदना, न्यू मॉडिफाइड आर्मी टैंक्स खरीदना, ये होता है। एजुकेशन सिस्टम में डेवलपमेंट करना यानी न्यू कॉलेजेस स्कूल्स खोलना, हेल्थ सेक्टर में डेवलपमेंट करना यानी न्यू लैबोरेटरीज खरीदना, न्यू रिसर्चेस करना, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम में डेवलपमेंट करना यानी न्यू ब्रिजेस बनाना, न्यू रोड्स बनाना, न्यू रेलवे लाइंस खड़ी करना, और अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना यानी बूढ़े लोगों के लिए पेंशन स्कीम्स खड़ी करना। अब इस सारे के लिए हम तो डायरेक्टली पे नहीं करते, इसलिए सरकार ये करती है। और ये सब करने के लिए सरकार को पैसा चाहिए, इन टर्म्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू चाहिए। तो आधे से ज़्यादा पैसा सरकार को इसी टैक्स की वजह से आता है। तो इसलिए सरकार टैक्स कलेक्ट करती है। और टैक्स कलेक्ट करने के सरकार के दो टाइप्स है, एक डायरेक्टली करती है या फिर इनडायरेक्टली करती है। इसलिए हमारी टैक्सेशन सिस्टम दो भागों में बटी होती है, एक तो डायरेक्ट टैक्स सिस्टम एंड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। चलिए अब इसे एक बाय एक करके समझते हैं। अब सबसे पहले आता है हमारा डायरेक्ट टैक्स सिस्टम। अब देखिए, इसमें एग्जाम्पल आते हैं आपका इनकम टैक्स, जो कि एक सैलरीड पर्सन करता है, कॉर्पोरेट टैक्स जो कि एक कंपनी पे करती है, वेल्थ टैक्स एंड कैपिटल गेन टैक्स जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट पर लगता है। अब ये वर्क कैसे करता है और इसे डायरेक्ट टैक्स सिस्टम क्यों कहते हैं, इसे अपन डिटेल में समझेंगे। अब मान लीजिए आपकी सैलरी है 50,000 रुपये और आपको इस पर 10% टैक्स पे करना पड़ रहा है। अब 10% मैंने जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर यूज़ किया है, ये वैरी करता है, इसे अपन डिटेल में बाद में देखेंगे। तो 50,000 का 5% 10% यानी 5,000 रुपीज़ अपने को पहले सरकार को देना पड़ेगा एज अ टैक्स, एंड देन बाद में बची हुई 45,000 अपने अकाउंट में आएंगे। यानी कि बीच में कोई भी प्रोसेस या फिर कोई भी एजेंट नहीं आ रहा, हम डायरेक्टली टैक्स सरकार को पे करते हैं। इसलिए ये डायरेक्ट टैक्स सिस्टम का एग्जाम्पल है। अब ये परसेंटेज कैसा, हमें जितना चाहे उतने अपन दे सकते हैं क्या? टैक्स का परसेंटेज जितना चाहे उतना अपन दे सकते हैं क्या? या फिर सरकार जितना चाहे उतना हमसे कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, कलेक्ट कर सकते हैं क्या? तो नहीं। इसके लिए सरकार ने एक रेजिम तैयार किया है जिसे टैक्स रेजिम कहते हैं। इसमें एक पर्टिकुलर इनकम लिमिट पर एक फिक्स परसेंटेज ऑफ टैक्स दिया रहता है, इसके हिसाब से हमें टैक्स पे करना पड़ रहा है। जैसे कि इस ओल्ड टैक्स रेजिम को देखिए, इसमें अगर आपकी सैलरी 2.5 लाख से नीचे है तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। अगर आपकी सैलरी 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में है तो आपको 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपकी सैलरी 3 लाख से 5 लाख के बीच में है तो भी आपको 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। एंड अगर आपकी सैलरी 5 से 10 लाख के बीच में है तो आपको
20% पे करना पड़ेगा एंड सो ऑन। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? अब मान लीजिए आपकी सैलरी 8 लाख रुपए एन्युअली, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इस पर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा, फिर बची हुई सैलरी में से आपका टैक्स डिडक्शन किया जाएगा, यानी 8 लाख में से 50,000 गए, 7,50,000 के ऊपर आपका इस रिजिम के हिसाब से टैक्स कलेक्ट होगा। अब ये कैसे कलेक्ट होगा? देखिए, फर्स्ट 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, देन नेक्स्ट 50,000 पे 5% यानी 2,500 रुपीज टैक्स पड़ना पड़ेगा, देन नेक्स्ट 2 लाख पे आपको 5% यानी 10,000 रुपीज टैक्स पे करना पड़ेगा, एंड देन नेक्स्ट 2.5 लाख पर आपको 20% यानी 50,000 रुपीज टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी आपका टोटल एनुअली टैक्स हो जाता है 62,500 रुपीज। अब अगर आप इसे न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से देखेंगे तो इस पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम की कंडीशन ही ऐसी है कि अगर आप 12 लाख से नीचे कमाते हो तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि अगर आपका इनकम 12 लाख से ऊपर है तो आपको इसी टैक्स रेजिम से सिमिलर ऐसे ही टैक्स कैलकुलेट करके पे करना पड़ेगा। अब हालांकि अभी भी कोई लोग ओल्ड टैक्स रेजिम को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें आपको टैक्स डिडक्शन एंड एग्जेम्पशन का ऑप्शन मिल जाता है बाय शोइंग द होम रेंटल अलाउंस, बाय शोइंग द अमाउंट ऑफ एजुकेशन लोन इंटरेस्ट, होम लोन इंटरेस्ट एंड बाय इन्वेस्टिंग इन LIC, GPF, PPF लाइक फंड। यानी कि सिंपल भाषा में गए, अगर आप होम रेंटल अलाउंस दिखाएंगे, एजुकेशन लोन इंटरेस्ट का अमाउंट दिखाएंगे, या फिर होम लोन इंटरेस्ट का अमाउंट दिखाएंगे, या फिर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे LIC, GPF, PPF फंड में, तो आपको इसके टैक्सेबल इनकम कम पड़ेगा और इनडायरेक्टली आपको टैक्स भी कम पड़ेगा। तो इसके लिए सरकार ने आपको फ्रीडम दिया है कि आप जिस हिसाब से चाहे उस हिसाब से आपका टैक्स डिडक्शन करना चाहते हैं। अब ये डायरेक्ट टैक्स सिस्टम एक प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, यानी कि जो जितना ज़्यादा कमाएगा उसको उतना ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। अब ये हाल ही में बने हुए वर्ल्ड चेस चैंपियन गुकेश की केस देखिए। अब वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीतने के बाद उन्हें करीब 11 करोड़ रुपीस का प्राइज मिला था, इनाम मिला था। हालांकि फिर वो 1 करोड़ रुपए की टैक्स स्लैब के ऊपर आते हैं, इसकी वजह से करीब उन्हें और बहुत सारे टैक्स स्लैब ऐड करके, बहुत सारे टैक्सेस पे करके उन्हें करीब 4.8 लाख रुपीस का, 8 करोड़ रुपीस का टैक्स पे करना पड़ा था। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम की। अब इसमें आता है आपका GST। अभी किस पर कलेक्ट किया जाता है? तो गुड्स पर। गुड्स यानी क्या? कोई भी चीज़ हो गया, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, रेफ्रिजरेटर्स, कूलर्स, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर ज्वेलरीज वगैरह हो गया, गोल्डन ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरीज, या फिर बेवरेजेस को कार्बोनेटेड बेवरेजेस वगैरह हो गया, या फिर क्लोथ्स हो गया, या फिर कोई भी चीज़ हो गया, इस पर कलेक्ट करते हैं। या फिर कोई भी सर्विस का अपन लाभ उठाते हैं, जैसे कि ट्रैवलिंग सर्विसेज हो गया, रेस्टोरेंट सर्विसेज हो गया, इस पर एक कलेक्ट किया जाता है। अब इसे इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम क्यों कहते हैं और ये वर्क कैसे करता है, इसे हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। अब मान लीजिए आपने एक टी-शर्ट खरीदा है रिटेलर से। अब मैक्सिमम केस में रिटेलर तो ये खुद टी-शर्ट नहीं बनाता है, तब प्रोसेस कुछ ऐसी होती है कि पहले रॉ मटेरियल से एक कंपनी टी-शर्ट बनाती है, फिर वो टी-शर्ट कंपनी होलसेलर को बेचती है, फिर होलसेलर से वो रिटेलर तक आती है, फिर रिटेलर से हम वो टी-शर्ट खरीदते हैं। तब होता कुछ यूँ है कि बेचने की हर प्रोसेस के दरमियान GST वाले अपना परसेंटेज लेने आ जाते हैं। जैसे कि जब कंपनी होलसेलर को बेचेंगी, GST वाले आ जाएंगे अपना परसेंटेज मांगने। जब फिर से होलसेल और रिटेलर को बेचेंगे तब फिर से GST वाले बोलेंगे हमें हमारा परसेंटेज चाहिए। जब फिर से रिटेलर हमें टी-शर्ट बेचने जाएंगे तब फिर से GST वाले अपना परसेंटेज मांगने आ जाएंगे। तो चलिए इसे कुछ ऐसे समझते हैं। देखिए अब एक कंपनी है, एक कंपनी ने 100 रुपीज़ में टी-शर्ट होलसेलर को बेचना है, तो बीच में GST वाले आ जाएंगे, बोलेंगे हमें हमारा 18% GST चाहिए। अगेन ये 18% मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर ये यूज़ किया है, ये वैरी करता है, इसे हम डिटेल में बाद में देखेंगे। तब जब ये कंपनी को 100 रुपीज़ का टी-शर्ट बेचना है होलसेलर को, तब वो 18% GST वालों को ऐड करके यानी कि 118 रुपीज़ में टी-शर्ट होलसेलर को बेचेंगे। तब आए हुए अमाउंट में से 18% यानी 18 रुपये GST वाले को दे देंगे और 100 रुपीज़ बचे हुए अपने पास रख लेंगे। फिर से जब होलसेलर रिटेलर को बेचने जाएंगे तब फिर से GST वाले अपना 18% मांगने आ जाएंगे, तब फिर से होलसेलर वाला अपना प्रॉफिटेबल इनकम प्लस GST का 18% ऐड करके रिटेलर को बेचेंगे और आए हुए अमाउंट से 18% GST वाले को देके प्रॉफिटेबल इनकम अपने पास रख लेंगे। अब सेम प्रोसेस रिटेलर भी जब अपने को टी-शर्ट बेचता है तब करता है, यानी कि इनडायरेक्टली सबका टैक्स अपन ही पे करते हैं। इसलिए इनडायरेक्टली टोटल GST का बर्डन एक कस्टमर पे यानी कंज्यूमर पे ही आता है, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम कहते हैं इसे, क्योंकि इनडायरेक्टली सरकार को हम ही पैसा पे करते, लेकिन बीच में कई आने वाली प्रोसेस के दरमियान या फिर एजेंट के दरमियान प्रोसेस ये पे होते हैं, इसलिए इसे इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम कहते हैं। अब ये
रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम का एग्जाम्पल है, यानी कि जो अमीर आदमी जितना टैक्स पे करेगा उतना ही टैक्स एक गरीब आदमी को भी पे करना पड़ेगा। अब इसे कुछ हद तक फेयर बनाने की कोशिश सरकार करती है, जैसे कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि चाय वगैरह हो गया या फिर कॉफ़ी हो गई या फिर स्पाइसेस वगैरह हो गया, इस पर सरकार 5% GST लगाती है। जो चीज़ें थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फैंसी क्लोथ्स वगैरह हो गए, इस पर सरकार 18% तक का GST लगाती है। और जो चीज़ें जीने के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि ऑयल वगैरह हो गया या फिर मिल्क हो गया, एग्स वगैरह हो गया, इस पर सरकार 0% GST लगाती है। और जो चीज़ें शरीर को हानिकारक है, जैसे कि सिगारेट्स हो गया, सिगार्स हो गया, लिकर्स हो गया, या फिर बहुत ही लग्जरियस चीज़ें जैसे अपनी केस में फॉर्च्यूनर होगी या फिर महिंद्रा की थार हो गई, इस पर सरकार एडिशनली 22% सेस भी लगाती है। अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है सेस का। अब ये सेस क्या है? तो ये भी टैक्स ऑन टैक्स होता है। इसको सरकार जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज़ या फिर हेल्थ केयर सर्विसेज या फिर एजुकेशन सर्विसेज को डेवलप करने के लिए कहती है। एज अ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस नाम से इसे कलेक्ट किया जाता है। ये सबके ऊपर लगता है और इसका फंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा होता है। अब इसके सिमिलर ही एक कंसेप्ट है सरचार्ज नाम का। अब सरचार्ज, इसका भी फंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा होता है। हालांकि इसके कुछ फिक्स ऑब्जेक्टिव नहीं रहते, सरकार बताती नहीं कि इसका फंड किस चीज़ के लिए उपयोग किया जाएगा, और ये भी टैक्स ऑन टैक्स रहता है, लेकिन ये हर किसी के ऊपर अप्लाई नहीं होता। ये किसी पर्टिकुलर इनकम लिमिट के बाद ही अप्लाई होता है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो एक टैक्सेशन सिस्टम के ऊपर। यकीन मानिए एज अ सिटीजन यानी एज अ बेसिक नॉलेज ये वीडियो मोर देन इनफ है। हाँ, अगर आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते तो इसके ऊपर आपको डिटेल वीडियो देखना पड़ेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।